हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज इस वीडियो में हम बीएचयू का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, बीएससी का मैथ्स ग्रुप का 2018 का। तो चलते हैं, हम अपने फिजिक्स का सॉल्व करेंगे इसमें हम। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं इफ़ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रास्ट टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास एंड इट्स शेप, ड्यूरेशन ऑफ द डे इंस्टीट्यूट ऑफ 24 आवर विल बी। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ को क्या कर रहे हैं, एक अर्थ हमें गिवन है जिसका रेडियस आर है, तो इसको क्या कर दिया है, कॉन्ट्रास्ट मतलब से छोटा कर दिया है। छोटा करने के क्या किया है, इसकी रेडियस को हाफ कर दिया है, आर को r/2 कर दिया है। और क्या किया इन्होंने, मास को चेंज नहीं किया है। कह रहे हैं विदाउट चेंज एनी मास, मतलब मास यहाँ भी m था और यहाँ भी m है। मास में कोई चेंज नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे यानी जो दिन था वो कितने का होता था, 24 आवर का। और यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ पे कितने का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो क्या होता है, आई जे बराबर आई ओमेगा, जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो इनिशियल यहाँ पे क्या होगा, I1 ओमेगा 1। यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो I1 ओमेगा 1 है, और जो फाइनल सिचुएशन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2। तो I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेरिकल फॉर्म में होगी अर्थ, तो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 इंटू मास ऑफ स्पेयर इंटू mr²। 2/5 mr² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1 इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2/5 mr²। अब r² की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, r/2 का होल स्क्वायर। r/2 का होल स्क्वायर मतलब r²/4, r²/4 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5 mr² से। तो ये कितना बन जाएगा, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ओमेगा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, t बराबर 2π/ओमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2π/t। तो ओमेगा को यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2π/t1 इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा 2 को 2π/t2 इंटू 4। 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम t2 निकालेंगे। तो t2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, t1 डिवाइडेड बाई 4। t1 हमें पता है, t1 कितना गिवन है हमें, 24 आवर। 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा, 6 आवर। 6 आवर आ जाएगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कह रहा था कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर। जो डायमीटर हमें गिवन है कैपिलरी ट्यूब का 1 mm, और क्या गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है वाटर और एयर के इंटरफेस पे। सरफेस टेंशन गिवन है और हमें डायमीटर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो कैपिलरी वाले फार्मूले में, जो सरफेस टेंशन वाला चैप्टर है उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था हाइट का, क्या था, h बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये फार्मूला था तो हाइट का। तो यहाँ पे इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन है, टी कितना देखा है, 0.073 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है, जब कोई भी कैपिलरी होती है इस तरह से और उसे किसी भी लिक्विड में डिप किया है अगर हमने, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड क्या होता है, इस कैपिलरी के ऊपर चढ़ने लगता है। तो कुछ तो इस फॉर्म में चढ़ता है, वो डिपेंड करता है लिक्विड की और उसके इंटरफेस की सिचुएशन पर। तो कुछ लिक्विड इस तरह से, तो ये जो एंगल बनता है इस सरफेस के साथ, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा गलत है। तो इसमें हमें थीटा गिवन नहीं है, तो हम इसको एकदम फ्लैट सरफेस मान के कर लेंगे। यहाँ पे थीटा को 0 ले लेंगे, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, डिवाइडेड बाई रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। डायमीटर 1 mm है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 mm है, तो इसे मीटर में पुट कर देंगे 10⁻³ ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 29.7 के आसपास आएगा। तो 29.7, तो इसे हम 30 mm लिख सकते हैं। mm में कैलकुलेट करेंगे, वैसे आएगा ये मीटर में आएगा तो 0.0297 इतना मीटर आएगा। तो इसे मिलीमीटर में चेंज करना है, तो इतना आ जाएगा 29.7 mm, यानी कि 30 mm आ जाएगा। इससे राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एट T डिग्री केल्विन
टेम्परेचर पे एक पार्टिकल ऑफ मास एम गैस ओवे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल की इज। तो ये सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड पूछिए पार्टिकल की, तो ये कितनी होगी 8 kT/m। ठीक है, इसमें BRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ लेते, उसका फार्मूला भी पता होना चाहिए 3 kT/m। और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है तीनों, तो तीनों हमें पता होनी चाहिए और तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए कौन सी सबसे ज़्यादा होती है और कौन सी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय एडिंग 150 कैलोरी ऑफ हीट। तो कोई कंटेनर होगा जिसमें क्या है गैस है, उस गैस को हमने टेम्परेचर बढ़ाया है कितना 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर को बढ़ाने में कितनी कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट हुई, Q बराबर 150 कैलोरी। तो 150 कैलोरी हीट रिक्वायरमेंट हुई इसके टेम्परेचर बढ़ाने में, कराएं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर विल बी। तो ये जो एयर है या फिर तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो हमें फाइंड करना है कितना है। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q बराबर जो नेट हीट होती है वो कितनी किस किस में, इसकी इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क डन में। अब क्या है वर्क डन, क्या होता है वर्क डन का फार्मूला W बराबर P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी किया है चेंज इन वॉल्यूम, बट यहाँ पे क्या कर रहा है वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0, तो वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो Q है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा इंटरनल एनर्जी के, यानी कि जितनी हीट है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाएगी। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना आ जाएगा 150 कैलोरी। अब इसमें क्या है कि कैलोरी पर ग्राम में आंसर दिया है, यहाँ पे क्या है 15 ग्राम का दिया है, 15 ग्राम के लिए कितना कैलोरी आ रहा है 150 कैलोरी। तो कैलोरी पर ग्राम में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 ग्राम है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी पर ग्राम में आंसर गिवन है हमें, तो 10 कैलोरी पर ग्राम। ये क्वेश्चन चौथे का जो आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है SHM, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन कर रहा था फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर, तो ये ऑप्शन सही है। जब भी कोई पार्टिकल है, ये सिंपल पेंडुलम का ही केस ले लेते हैं, तो ये जब SHM करता है इसके अलावा तो इस पार्टिकल पर हमेशा फोर्स किसकी तरफ लगता है सेंटर की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है द फोर्स ऑन द पार्टिकल पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये भी ठीक है। जो फोर्स है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है SHM की कंडीशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये अब ये मान लिया पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो किसके परपोज है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट इसका x, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका x। अब क्या है कि जो फोर्स लगेगा इस पर, फोर्स किधर लगेगा सेंटर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इसका इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसके जस्ट अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन पीछे होगा तो मतलब फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा जस्ट अपोजिट, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा फोर्स होगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है ma, ठीक है। अब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू किसके है x के, तो फिर फोर्स भी किसके प्रोपोर्शनल होगा x के। तो ये द फोर्स ऑन द पार्टिकल पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स भी होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी ये वाली होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मान लिया, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। और फोर्थ ऑप्शन में क्या कर रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो पूछ रहे हैं मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा या काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, क्या होती है हाफ mv², और जो वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो कितनी होती है 0, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है v बराबर ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। यहाँ पे a क्या है एम्पलीट्यूड, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो x है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा x बराबर a। तो x बराबर a यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 0, तो एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है लेकिन फिर भी पार्टिकल मूव करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी 0 है लेकिन फिर भी पार्टिकल मूव करता है इस डायरेक्शन में, किसकी वजह से एक्सेलरेशन की वजह से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम होता है यहाँ पे, ना कि वेलोसिटी। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और ये वाले सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टिकल इज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे ये है, ये पार्टिकल हो गया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस हमने मान ली एक्स एक्सिस है हमारी।
फिर आगे कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन आर x1 एंड x2 विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, द टाइम पीरियड t ऑफ द ऑसिलेशन इज। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, एक x1 डिस्टेंस है यहाँ से, ये मान लिया हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पे, तो यहाँ से x1 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है u1, और जब इसकी डिस्टेंस इक्विलिब्रियम से कितनी दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ तक, ये x2, जब ये x2 है तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है u2, तो इसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड किस तरह से फाइंड करेंगे देखिए, सबसे पहले u में और x में क्या रिलेशन होता है वो अभी हम फाइंड की थी। u1 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए पे यहाँ क्या है एम्पलीट्यूड, माइनस x1 स्क्वायर, और u2 यहाँ पे इसी तरह से हम लिख लेंगे, u2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2π/t। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करेंगे तो ओमेगा का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ओमेगा ही चाहिए क्योंकि ओमेगा का टर्म में ही क्या आ रहा है टी, तो इन इक्वेशन को या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अच्छा आंसर देखिए, आंसर में क्या दे रखा है, u2 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इनका स्क्वायर दे रखा है वेलोसिटी का, हर ऑप्शन में जो जितने भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनका स्क्वायर करके इन्हें घटा देंगे। मान लीजिए हमने u1 स्क्वायर किया, पहली इक्वेशन का होल स्क्वायर किया और दूसरी का होल स्क्वायर किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम करेंगे u1 स्क्वायर माइनस u2 का होल स्क्वायर बराबर u1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में ये रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, माइनस u2 स्क्वायर, u2 कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस x2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें चाहिए भी नहीं, तो क्या यहाँ से कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर की। अब यहाँ से इसको हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ इसे ओमेगा को लिख देते हैं 2π/t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, तो ओमेगा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये हो गया। अब ओमेगा का हम क्या लिख देंगे, 2π/t, ओमेगा को सिंपली क्या लिख देंगे 2π/t। ठीक है, t को इस साइड ले जाएंगे और ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से t बराबर हमारा आ जाएगा ये 2π, t बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2π और अंडर रूट में ये वाला टर्म, पहले ये वाला टर्म आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो ये वाला कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल बॉडी आर प्लेस्ड इन ए इवैक्यूएटेड वेसल मेंटेन एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री। ठीक है, तो कोई वेसल है जिसका एक टेम्परेचर मेंटेन है कितना, 27 डिग्री। अगर हम केल्विन में कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर, तो 27 डिग्री प्लस 273 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, ऐसे ही करें तो टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी का 327 डिग्री है और सेकंड बॉडी है 227 डिग्री। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम 2 बॉडीज इज अप्रॉक्सीमेटली। तो रेशियो पूछा है किसका, रेट ऑफ हीट लॉस का, तो इसमें हम क्या करेंगे, Q/T हमें फाइंड करना है। तो Q/T क्या होता है, जो ये dQ/dt या फिर Q/T लिख देंगे, ये क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है T⁴ माइनस T⁴। ठीक है, ये T⁴ क्या है, जो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर है, और T0 क्या है, जो वेसल का टेम्परेचर है। यहाँ पे जो दे रखा है हमारे लिए कितना, 300 केल्विन। ठीक है, एक होता है कूलिंग वाला लॉ, यहाँ पे न्यूटन का जो कूलिंग लॉ, यहाँ पे हम स्टीफन लॉ लगा रहे हैं, स्टीफन का लॉ। अब यहाँ पे न्यूटन का कूलिंग लॉ क्यों नहीं लगा रहे हैं, कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का कूलिंग लॉ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो कहाँ पे काम करता है, न्यूटन का कूलिंग लॉ में जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, T माइनस T0 के, लेकिन जो डिफरेंस होता है, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तब हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो पहली बॉडी का टेम्परेचर अगर हम केल्विन में कैलकुलेट करेंगे तो पहली बॉडी का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 600 केल्विन, क्योंकि 273 ऐड कर देंगे, और जो दूसरी बॉडी का टेम्परेचर वो कितना आ जाएगा, 500 केल्विन। ठीक है, तो इनका जो टेम्परेचर है ये बहुत ही बड़ा आ रहा है, ये डिफरेंस स्मॉल नहीं है। अगर जो डिफरेंस स्मॉल होता तब यहाँ पे न्यूटन का
कूलिंग वाला हम फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो हमें भी स्टीफन का लॉ लगाना पड़ेगा ये वाला। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो रेशियो में फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, पहली बार में 600 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। ठीक है, ये आ गया रेशियो, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 कॉमन लेके यहाँ से क्या बचेगा 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये लगभग 2.2 के समथिंग कुछ आएगा। तो ये रेशियो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इसमें सबसे करेक्ट होगा। इसके आप देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज ए बार पेंडुलम। ठीक है, बार पेंडुलम की तरह यूज किया है मेटल की रॉड को, यानी कि ये यहाँ पे मेटल की रॉड हो गई। ठीक है, अब इसे क्या किया है, पेंडुलम की तरह यूज किया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जिस रूम में ये रखी थी उसका टेम्परेचर, और कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल रॉड, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है 2 × 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 × 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 × 10 की पावर -6। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का विल हैव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ, तो उसके टाइम पीरियड में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो फाइंड करना है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। इस टाइम पीरियड होता क्या है इसका, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी बराबर 2π जो होता है मेटल की रॉड का, मतलब ये बार पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2π √I/m g XCM। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस पॉइंट का बॉडी रॉड लटकी, तो इसकी रॉड की अगर लेंथ L है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का अलॉन्ग कितना हो जाएगा, ml²/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2π √ml² डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई mg इंटू XCM। सेंटर ऑफ मास इसका कितना होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो यहाँ पे इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से L/2, तो इंटू L/2। तो M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2L/3g, 2π √2L/3g। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका टाइम पीरियड किसका, बार पेंडुलम का। तो ये टाइम पीरियड क्या है, ये तो टर्म कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 और g भी कांस्टेंट है। तो t किसके प्रोपोर्शनल आ गया, √L के। ठीक है, तो अब हमें इसी से मतलब है √L से। अब टी डैश जब हम निकालेंगे तो टी डैश किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, √L डैश के। L डैश क्या होगी, जो उसकी लेंथ है L प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, तो जो लीनियर एक्सपेंशन होगा L प्लस डेल्टा L होगा। अब डेल्टा L का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा L बराबर, जो डेल्टा L हम फाइंड करते हैं वो कहता है अल्फा लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा L डेल्टा T। तो L डैश हमारा कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L, डेल्टा कितना, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन है, ये कितना है 2 × 10 की पावर -6, तो इसे 2 × 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई L पुट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T, टेम्परेचर कितना बढ़ाया है 10, तो ये कितना आ जाएगा L प्लस L यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 × 10 की पावर -5। ठीक है, ये आ गया। अब ये टर्म आ गया L डैश का। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें किधर गया, ये है द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल हैव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो क्या निकालना है हमें, डेल्टा T अपॉन T मल्टीप्लाइड बाई 100। टाइम पीरियड में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, डेल्टा T कितना है, T डैश माइनस T अपॉन T मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे T डैश की वैल्यू कितनी आ गई, T डैश की जगह यहाँ पे ये पुट कर देंगे √L डैश, L डैश की जगह क्या पुट कर देंगे, L ब्रैकेट में 1 प्लस 2 × 10 की पावर -5 माइनस T की जगह क्या पुट कर देंगे, √L अपॉन में √L मल्टीप्लाइड में कितना है 100। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आगे देखिए, नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं।
अंडर रूट एल यहाँ से कॉमन लेते हैं, रूट एल, तो रूट एल यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 2 × 10 की पावर -5 की पावर 1/2। ठीक, यहाँ से क्या बचा माइनस के 1 और डिवाइडेड में रूट एल से रूट एल ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 100 है। अभी क्या हो गया 1 + x, ये इस वाले को मैं x बोल देता हूँ, तो 1 + x की पावर n, ये किसके इक्वल होता है 1 + nx, इसका एक्सपेंशन करें तो 1 + nx के इक्वल होगा जब x क्या होगा हमारा स्मॉल होगा बहुत ही, तो x यहाँ पे देखिए बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, क्या है 10 की पावर -5 में है, तो 10 की पावर -5 बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ गई, तो 1 + x की पावर n को हम 1 + nx लिख लेंगे, तो 1 + nx, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x कितना आता है 2 × 10 की पावर -5, ठीक है, और माइनस के 1 ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 1 -1 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे 100 है, 100 का मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 में कराएंगे तो ये आएगा 10 की पावर -3। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1 × 10 की पावर -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें, टू ट्रांसफर साइनसोइडल वेव ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग है जिसके अलोंग में 2 ट्रांसवर्स साइनसोइडल वेव ट्रेवल कर रही हैं, इनकी स्पीड दे रखी है दोनों की 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड भी सेम है 3 सेंटीमीटर और वेव लेंथ भी सेम है, कितना है 6 सेंटीमीटर। द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो रिजल्टेंट वेव की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे ट्रांसफर वेव की इक्वेशन होती है उसका क्या होता है y बराबर a sin ω_t - kx, और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी क्या, दूसरी जो वेव है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y बराबर एम्पलीट्यूड सेम है तो a ले लेंगे a sin ω_t + kx हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ले ली। अभी दोनों सुपर पोजिशन करेंगे तो y बराबर जो आएगा वो y1 + y2 आ जाएगा, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन y बराबर y1 + y2। अब दोनों को ऐड करेंगे सिंपली तो एम्पलीट्यूड a तो कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या बचेगा sin c और प्लस sin d का फार्मूला लगा देंगे, तो sin c + sin d क्या होता है 2 sin c + dy2, तो c + dy2 करेंगे तो kx का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा केवल ω_t का टर्म बचेगा, sin c + dy2 × cos c - dy2 करेंगे तो यहाँ से kx का टर्म आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी रिजल्टेंट वेव की, क्या होगी ये इक्वेशन किसकी है स्टैंडिंग वेव की, तो ये दोनों सुपरपोजिशन करेंगे तो एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। एम्पलीट्यूड यहाँ पे a बराबर दे रखा है उस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3 6 सेंटीमीटर, तो 6 sin ω_t cos kx, ठीक है। के बराबर निकालने के लिए क्या फार्मूला है 2π/λ के बराबर होता है, ठीक है, 2π लैम्डा में गिवन है, लैम्डा बराबर दे रखा है 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा के की वैल्यू π/3। अब यहीं से हम ऑप्शन मैच करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है दोनों टी के टर्म है, ये वाला भी टी है ये वाला भी टी है, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर क्या है साइन के साथ एक्स का टर्म है, लेकिन साइन के साथ किसका टर्म आएगा टी का टर्म, तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाले में साइन के साथ एक्स का टर्म है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें साइन के साथ टी का टर्म है वो कॉज के साथ एक्स का है, और के की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे π/3, के की वैल्यू हम निकाले थे 2π/λ, वेवलेंथ कितना दे रखा है 6, के की वैल्यू π/3, यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 6 यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है टू स्ट्रिंग मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, मटेरियल इनका सेम है और सेम लेंथ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम टेंशन से स्ट्रेच किया, इफ देयर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर आर इन द रेशियो 3:2 करंट द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का रेशियो फाइंड करना है हमारे लिए, तो फ्रिक्वेंसी का क्या होता है फार्मूला f बराबर 1/2L √T डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है टेंशन भी सेम है लेंथ भी सेम है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं रहा ये वाले पार्ट से, ये लेंथ भी सेम है और टेंशन भी सेम है, तो फ्रिक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी सीधे डायरेक्ट 1/√μ, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बटे में करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले टर्म कांस्टेंट है, तो सिंपली फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है म्यू पे, और म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ m डिवाइडेड बाई l, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम अब निकालेंगे f1/f2 रेशियो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√μ1
मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट म्यू टू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये रेशियो म्यू टू बाई म्यू वन। अब म्यू टू कितना है, म्यू टू हो जाएगा एम टू आई एम टू अपॉन एल टू, एम टू अपॉन एल टू, और म्यू वन कितना हो जाएगा एम वन अपॉन एल वन। अब एल वन एल टू दोनों बराबर लेंथ क्योंकि सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सिंपली किस पे डिपेंड करेगा, अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन। अब मास तो हमें गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मास को सिंपली वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम और उसमें मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, ये होगा V2, ये हो गया V1 अंडर रूट। अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्योंकि क्या दे रखा है, मटेरियल सेम दे रखा है, कह रहे हैं कि सेम मटेरियल, तो मटेरियल सेम का मतलब डेंसिटी उनकी सेम होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से डेंसिटी वाला टर्म। तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा V2 अपॉन V1। अब वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम सकते हैं एरिया A2, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, इसको भी सिंपली लिखेंगे एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट क्योंकि लेंथ सेम है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपली अंडर रूट A2 अपॉन A1। अब एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर अंडर रूट में। तो पाई से पाई कैंसिल, ये सिंपली कितना आ जाएगा R2 अपॉन R1। R2 कितना है, रेशियो इनका दे रखा है, इसकी अगर डायामीटर इसका 2 है और इसका 3 है, ठीक है, तो डायामीटर का जो रेशियो होगा वही क्या होगा रेडियस का रेशियो, तो ये सिंपली 2:3 में आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जो रेशियो डायमीटर में होगा वही क्या होगा रेडियस में, तो इसका मतलब डायमीटर का जो रेशियो गिवन है यहाँ मतलब हमें रेडियस का रेशियो गिवन है। रेडियस का रेशियो कितना है 3:2, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये R1 और R2 का रेशियो है, हमें R2 और R1 का चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 2:3। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ये फार्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप। जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसमें क्या होती है फ्रिक्वेंसी ऑर्गन फर्स्ट ओवरटोन की, और फर्स्ट ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होती है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो फर्स्ट ओवरटोन इन क्लोज ऑर्गन पाइप में इसकी क्या होती है फ्रिक्वेंसी 3 फर्स्ट ओवरटोन, यानी V/4L, LC ये आ गया क्लोज ऑर्गन पाइप, V/4LC, ये 3 किसके लिए आया फर्स्ट ओवरटोन के लिए, इसका इक्वल टू ये कितना होता है V/2L, L नॉट ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप LO। ठीक है, अब इसमें कितने किसका निकालना है फर्स्ट ओवरटोन का, इसमें भी, तो इसमें फर्स्ट ओवरटोन के लिए 2 आता है। ठीक है, अब इसमें सिंपली V से भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, L नॉट हमें फाइंड करना है, तो L नॉट बराबर सिंपली कितना आ जाएगा 4LC अपॉन 3। 4LC की हमें पता है लेंथ कितनी है क्लोज ऑर्गन पाइप में 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इफ द स्लिट विड्थ इज d एंड लाइट यूज हैज वेवलेंथ लैम्डा द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनाते हैं, पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह का होता है। यहाँ पे ये सिंगल स्लिट लगाई हमने, अब इस सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह का बनता है, इस तरह का बनेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया हमारा, यहाँ पे ये लेंथ यहाँ पे d दे रखी है स्लिट विड्थ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमें निकालना है एंगुलर विड्थ। इस एंगल को अगर मैं थीटा कह दूँ, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, यही हमें निकालना है 2 थीटा की वैल्यू, एंगुलर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे P पॉइंट पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। तो डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, ये होती है मिनिमा की कंडीशन डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, तो d साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, d साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि साइन थीटा बराबर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन d। अब यहाँ पे जो d है, जो स्लिट विड्थ है वो क्या है, एक अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे जो करते हैं हम कि जो स्लिट विड्थ होगी d ये काफ़ी ग्रेटर देन होगी किससे, वेवलेंथ से। वेवलेंथ यहाँ पे यूज करते हैं, वो करते हैं हम नैनोमीटर की यूज, नैनोमीटर में, और जो होती है हमारी d स्लिट विड्थ ये होती है मिलीमीटर में, mm में।
ठीक है। तो ये एक mm में है, एक नैनोमीटर में, यानी कि 10 की पावर -9 में है, एक 10 की पावर -3 में है। तो ये वाली काफ़ी बड़ी होती है जो स्लिट विड्थ, ठीक है, काफ़ी बड़ी होगी। तो काफ़ी बड़ी होने से होगा कि नीचे वाला टर्म काफ़ी बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा। तो ये वाली वैल्यू अब बहुत ही छोटी आएगी, 0.00049 के अप्रॉक्सीमेट, मतलब साइन थीटा की वैल्यू काफ़ी छोटी आएगी। और जब साइन थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को थीटा लिख देंगे तो थीटा बराबर का हो जाएगा लैम्डा अपॉन डी। साइन थीटा को थीटा पुट कर देंगे। अब हमें निकालना कितना है, 2 थीटा निकालना है टोटल। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 2 लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो यही एंगुलर विड्थ आ गई 2 लैम्डा बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज एल। मतलब एक सोलेनॉइड दिया है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है और एन टर्म्स है। करेक्ट, सेल्फ इंडक्टेंस इसका फाइंड करना है। तो फार्मूला एक हमें पता है कि फाई बराबर क्या होता है, फ्लक्स किसके बराबर होता है, वी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनॉइड के अंदर, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ए। यहाँ पे एन क्या होता है, स्मॉल एन, ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी एन बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई लेंथ, यानी इसकी इस स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, इस वाले को नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, फ्लक्स म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, ये फ्लक्स किससे आया है, ये आया है एक टर्म से। अब ऐसे इसमें कितने टर्म है, क्योंकि सोलेनॉइड होगा इस तरह का होगा, तो इसमें कितने टर्म है टोटल, एन टर्म है। तो एन टर्म से फ्लक्स निकालेंगे तो एन का मल्टीप्लाइड यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा क्या, फ्लक्स। और तो फाई बराबर एक फार्मूला हम और पता है, फाई बराबर क्या होता है, एल इंटू आई। तो इसे एल आई के इक्वल कर देंगे। तो एल आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल। ये एल क्या है, ये एल लेंथ है और ये वाला सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, ये वाला सेल्फ इंडक्टेंस के लिए है एल, ये वाला एल सेल्फ इंडक्टेंस, ये लेंथ है। तो आई से आई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। 14 है जस्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कह रहे हैं कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। तो वी वोल्ट से एक्सीलरेट करेगा तो इसका यही फार्मूला डायरेक्ट होता है। ये फार्मूले डी ब्रॉगली वेवलेंथ के पता होने चाहिए एंगस्ट्रॉम में। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वाला फार्मूला होता है, 12.4 डिवाइडेड में कुछ होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर का ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करें कि टू पीसेस ऑफ ए वायर ऑफ सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ इन द रेशियो 1:2। तो इनका लेंथ का रेशियो दे रखा है, मतलब एक है एल लेंथ का और दूसरा है 2L लेंथ का। ठीक है, एंड डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। डायमीटर का रेशियो मतलब यहाँ पे जो डायमीटर है ये वाला, ये अगर डायमीटर इसका 2D है तो इसका कितना है, D। फिर कह रहा है इफ देयर आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स देयर एलोंगेशन विल बी इन द रेशियो। मतलब इन्हें स्ट्रेच कर रहे हैं एक फोर्स लगाकर, दोनों में एफ ही फोर्स लगाया है, यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी एफ। तो इनका जो एलोंगेशन होगा, मतलब जो चेंज इन लेंथ होगा, डेल्टा एल टू, इस वाली में जो चेंज में लेंथ हो रहा है, इसकी जो लेंथ में चेंज होगा वो डेल्टा एल 1। तो इन्हीं का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो अब इसमें क्या करा है, एक कि सेम मटेरियल यूज किया है। इसमें वर्ड क्या यूज किया, एक वर्ड सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल क्या होता है, जो हम यंग मॉडुलस पढ़ते हैं वाई या गामा से डिनोट करते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, जो मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, से हर एक मटेरियल के लिए सेम होगा, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों मटेरियल के लिए सेम होगा, मतलब दोनों, इस वाले की भी, इस वाले की भी और इस वाले के लिए भी सेम होगा यंग मॉडुलस। तो इसी को इक्वल करेंगे तो ये इसके बराबर होता है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ अपॉन ए। तो फोर्स तो दोनों में बराबर है और एरिया पहले वाले का बोल देते हैं A1 अपॉन में। स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ L इजिकल टू, यहाँ पे भी स्ट्रेस F अपॉन इसका एरिया बोल देते हैं A2 अपॉन में चेंज इन लेंथ, यहाँ पे डेल्टा 2 बोल देते हैं इसे, अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी है 2L।
ठीक है, यहाँ से L कैंसिल आउट हो जाएगा, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, डेल्टा L1 अपॉन A1 इजकल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये, इसे इस तरह से लिखते हैं, एक सेकंड, इसे लिख लेंगे हम F अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन डेल्टा L1 इजकल टू F अपॉन A2 मल्टीप्लाइड बाई 2L अपॉन डेल्टा L2। अब F से F कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमें डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 निकालना है। तो डेल्टा L1 को यहाँ पे, ये डेल्टा L1 है, इसे यहाँ ले जाएंगे और A2 को इस साइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इजकल टू A2 अपॉन A1, ये अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब A2 कितना है, A2 को पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, यहाँ पे R2 स्क्वायर, यहाँ पे R1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई R2 कितना है, जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, तो यहाँ पे कितना है 2:1 है पहले वाले का, तो दूसरे वाले का अगर D है तो रेडियस इसका अगर मैं R मानता हूँ तो इसकी रेडियस कितना मानूंगा 2R, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले वाले की रेडियस कितना है 2R स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1/8, तो 1:8 का आ जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा इस वीडियो का, उसमें हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चन 16 से लेके और नेक्स्ट जितने भी करा पाएंगे इस वीडियो में वो कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।